नाजरीन आदाब। उर्दू लेक्चर सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज का मौजू है लोकगीत, तारीफ़ व तफ़हीम और इक़साम। आइए सबसे पहले समझते हैं कि लफ्ज़ गीत के माना व मफ़हूम क्या हैं। गीत का असल माना है गाया गया और गान। गान वो है जो गाया जाता है। इसके अलावा खुशी या गम के मौके पर या तीज त्योहारों पर गाई जाने वाली शेरी तख्लीक को गीत कहते हैं। इसके अलावा जो माना बयान किया गया है उसमें गाना, राग, नगमा, सरूद, नज़्म और भजन के माने में भी गीत को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गीत की तश्कील में 3 एजज़ा की खुसूसी अहमियत है। पहला जुज़ है मौसीक़ी, दूसरा इंसानी आवाज़। अब इंसानी आवाज़ अगर उसमें सुर, ताल और लय न हो तो उस आवाज़ का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए वो आवाज़ जिसमें ये खूबियाँ मौजूद हों। और गीत के बोल, अगर ये 3 चीज़ें शामिल नहीं हैं तो एक गीत की तश्कील नहीं हो सकती। गीत की किस्में कई हैं जो शायरी, आवाज़ और ख़ित्तों की बुनियाद पर दर्जाबंद की जाती हैं। मसलन लतीफ़ गीत, क्लासिकी गीत, पॉप गीत। पॉप पॉपुलर का मुख्तसर सा लफ्ज़ है पॉप, और लोकगीत। इसके अलावा गीतों की दर्जाबंदी मौसीक़ी की सिन्फ़ और गीत के मकसद के तहत भी की जाती है, जिनमें मौसीक़ी और गीत की आमेजिश होती है। इस तरह के गीतों में आप शुमार कर सकते हैं जैसे डांस, रैप, जैज़, कंट्री। ये अमरीकी लोक मौसीक़ी है कंट्री। इस तरह के भी गीत इसमें पाए जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ असल मौजू लोकगीत है, लिहाजा आइए लोकगीत के मुताल्लिक़ तफसीली गुफ्तगू करते हैं। लोकगीत को देही या ग्राम गीत भी कहा जाता है। अब यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि देही गीत क्यों कहा जाता है लोक को। जैसा कि लोक की तारीफ़ में आपको बताया जा चुका है कि वो लोग जो देही खत्ते में आबाद हैं, यानी वो गीत जो देही गीत हैं। और ग्राम गीत भी कहा जाता है। ग्राम गांव को कहते हैं, हिंदी लफ्ज़ है। चूँकि जब तक लोकगीत की इस्तिलाह राइज नहीं थी, उस वक्त या उससे पहले ग्राम गीत के नाम से भी लोकगीत को जाना जाता है। अब यहाँ पे आइए देखते हैं कि लोकगीत की इब्तिदा कैसे है, बिलखुसूस हिंदुस्तानी समाज में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकगीतों की आम तौर पर कोई तहरीरी ज़बान नहीं होती है, लिहाजा वक्त और ज़माने के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ रूनुमा होती रही हैं। ये तो एक इसकी मकबूल तारीफ़ है। लेकिन आप गौर करेंगे तो ज़माने क़दीम से ही लोकगीतों के कुछ तहरीरी नमूने मिलने शुरू हो गए थे, जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक ब्राह्मण, महाभारत, रामायण और जातक कथाएं वगैरह। सबसे पहले वेदों में गाथा और गाथन लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। गाथा हम सभी जानते हैं कि इसके लफ्ज़ी माना बंद, नज़्म, गीत, भजन या मजहबी गीत के हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारे मुक़द्दस किताबें हिंदुस्तान की रही हैं, जो पुरानी किताबें रही हैं, बिलखुसूस वेद वगैरह में आप देखेंगे कि लोकगीत का जिक्र पहले से मौजूद है। लोकगीत एक शेरी सिन्फ़ भी है। ज़ाहिर है गीत के अंदर एक शायरी होती है, और शायरी जो होती है वह गनाई होती है, और ख़ुसूसी तौर पे गीत गाने के लिए ही लिखा जाता है, यानी उसमें गायकी ज़रूरी है। यही वजह है कि गीतों में नगमगी, गनाइयत, सुर, लय और ताल होती है। अगर ये चीज़ें गीत में नहीं मौजूद हैं तो गीत का तस्वुर नामुमकिन है।
اس کے علاوہ آپ غور کریں گے تو گیت میں رقص اور موسیقی کے مابین بھی بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ کچھ گیتیں ایسے ہوتے ہیں جو کہ بغیر موسیقی کے گائے جاتے ہیں، کچھ گیت ایسے ہیں جو موسیقی کے ساتھ گائے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی گیت ہیں جس میں موسیقی اور رقص بھی پایا جاتا ہے، یعنی رقص کے ذریعے پرفارم کر کے ادا کر کے بھی ایسے گیت گائے جاتے ہیں۔ یہ تو رہی گیت کی تعریف۔ اب آپ موضوعاتی سطح پہ دیکھیں کہ لوک گیتوں میں جو عوامی جذبات ہے اس کا ایک فطری اظہار ملتا ہے۔ عام لوگوں کے، عام گھروں کے علاقائی طور پہ جو جذبات ہو سکتے ہیں، جو احساسات ہو سکتے ہیں، اس کی بہت مؤثر ترجمانی ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گیت میں اجتماعی خوشیوں اور غموں کا آئینہ خانہ ہے، یعنی اس میں خوشی کے موقع بھی ہیں، غم کے بھی موقع ہیں، ہجر کے بھی موقع ہیں، وصال کے بھی موقع ہیں، درد کے بھی موقع ہیں، تکلیف کے بھی، خوشی کے بھی، ہر طرح کے مواقع اس میں موجود ہیں، اور ہر طرح کی کیفیت کا اظہار اس میں موجود ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گیت ان پڑھ دیہی افراد کے دلوں سے نکلے ہوئے جذباتی بول ہوتے ہیں۔ بہت دلچسپ بات ہے، یعنی وہ لوگ جو دیہی خطے میں آباد ہیں، جو بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے دلی جذبات ہیں جو گیت کی شکل میں ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات لوک گیت کے حوالے سے کہی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ غور کریں گے کہ لوک گیت میں جو علاقائی تہذیب اور تمدن ہوتی ہے اس کی تاریخ پوری ہوتی ہے۔ لوک گیتوں کا کہیں نہ کہیں کسی خاص علاقے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے۔ وہاں کے جو معاملات ہوتے ہیں، وہاں کی جو تہذیب ہوتی ہے، وہاں کے جو واردات ہوتے ہیں، وہاں کا جو روزمرہ ہوتا ہے، ان گیتوں میں ضرور نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ لوک گیتوں میں سماجی رسم و رواج، عقائد، توہمات اور عادات و اطوار کا بہترین عکاسی ہوتی ہے۔ درست ہے، کیونکہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو سماجی رسم و رواج ہے، ہر طرح کے رواج پائے جاتے ہیں، شادی کے موقع کے رواج ہیں، مذہبی رسوم کے ہیں، ان تمام چیزوں میں کہیں نہ کہیں دیکھیں گے کہ گیت کا عمل دخل ضرور نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوک گیتوں پر مقامی اثرات اور بولیوں کا گہرا عکس ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے بولیوں کا گہرا عکس ہے، یعنی بولیوں کا بھی کہیں نہ کہیں عمل دخل ہے۔ علاقائی جو بولیاں ہوتی ہیں وہ اپنے گیتوں میں وہ کہیں نہ کہیں اس کی جھلک، اس کا اثر پوری طور پہ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ لوک گیت کسی علاقے، فرقہ، قوم کے ثقافتی ورثے، اقدار اور عقائد کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ درست قول ہے، اور یہ اہم تعریف ہے ایک لوک گیت کی، کہ اس میں آپ غور کریں گے تو کسی نہ کسی مخصوص فرقہ یا قوم یا علاقے کی ترجمانی ضرور ملے گی آپ کو، اور اس کی اپنی ایک شناخت ہے، علاقائی شناخت ہے، تہذیبی شناخت ہے، قومی شناخت ہے، ریاستی شناخت ہے۔ تو لوک گیت کو ہم شناخت کے بغیر نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے علاوہ لوک گیتوں میں جو اب موضوعات کی اگر بات کریں تو لوک گیتوں میں محبت، فطرت، تاریخ، مذہب، سماجی مسائل اور روزمرہ کی زندگی سے متعدد موضوعات آپ کو اس میں دیکھنے کو ملیں گے۔ لوک گیت کو عام طور پہ گھریلو عورتیں گھروں میں گاتی ہیں، لیکن ان کے علاوہ آپ غور کریں گے کہ جو مقامی موسیقار ہیں، گلوکار ہیں، ان کے ذریعے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ گیت صرف وہ نہیں ہیں جو گھروں میں گائے جاتے ہیں، گیت وہ ہیں جو ریاستی سطح پہ اپنی شناخت رکھتے ہیں اور جن کو موسیقار اور گلوکار پیش کرتے ہیں اپنی فنکاری کے ذریعے، اپنی اداکاری کے ذریعے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لوک گیتوں میں خصوصی طور پہ عورتوں کے جذبات کی عکاسی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز سمجھیے کہ عورتوں کے لیے تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ وہ عورتیں جو خانہ دار ہیں، جو گھروں میں رہتی ہیں، گھریلو عورتیں ہیں، تو ان کے لیے شادی بیاہ کا جو موقع ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کا جو موقع ہوتا ہے، یہ ایک جشن کا موقع ہوتا ہے جس میں یہ عورتیں گیت گاتی ہیں۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ عورتوں کا یہ ایک
बहुत ही मरगूब और महबूब मशगला है। इसके अलावा जैसे आप कह सकते हैं कि इनके जो मौज़ूआत हैं ख़ास तौर से औरतों के, कि जो ख़ानगी ज़िंदगी है उसमें सास ननद का सलूक कैसा है, बेटी की रुख़्सती, शौहर से जुदाई, बच्चे की पैदाइश, बाँझ औरत का दर्द और जहेज़ की लानत जैसे मुतअद्दिद ऐसे मौज़ूआत हैं जो उनके गीतों में नज़र आते हैं। यही वजह है, कहा जाता है कि गीत का और औरत का एक बहुत ही अहम रिश्ता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मौज़ूआती सतह पे भी लोकगीत की क़िस्में बयान की गई हैं। आइए देखते हैं कि मौज़ूआती सतह पे कितनी क़िस्में हैं। सबसे पहले बच्चे की पैदाइश के गीत। हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मौका होता है रोज़मर्रा इंसानी ज़िंदगी में, बच्चे की पैदाइश के दौरान एक जश्न का माहौल होता है जिसमें गीत गाए जाते हैं। मसलन गोद भराई, जिसे जच्चागीरियाँ भी कहते हैं, दूध पिलाई, छठी, छिल्ला, अक़ीक़ा, बिस्मिल्लाह ख़ानी, ख़तना, ये ऐसे मौक़े हैं जिस पे औरतें लोकगीत या गीत गाती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो किस्म है वो है शादी ब्याह के गीत। शादी ब्याह भी आप जानते हैं कि जो समाज है उसमें एक बहुत अहम मौका होता है जिसमें बहुत सारे रसूम अदा किए जाते हैं। उन रसूम में जैसे सांचक, माझा, मेहंदी, हल्दी, रत जगा, मगनी, ताक भराई, संवारा, जलुआ, सुहाना, रुखसती, गालियाँ और झूमर, इस तरह के बहुत से ऐसे मौक़े हैं जिन पे इस तरह के गीत गाए जाते हैं। ये तमाम रसूम जो हैं जिनका ताल्लुक़ शादी ब्याह से है। अब इनके अलावा मौसमी गीत भी होते हैं, मौसम के गीत भी अपने होते हैं जिसमें झूला, सावन, बारहमासा, कजरी और बिरह के गीत होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मौसमों से मुताल्लिक़ भी बहुत सारे गीत हमारे यहाँ राइज हैं। अब आइए देखते हैं कि त्योहारों के भी गीत होते हैं अलग अलग, जो मजहबी त्यौहार हैं या समाजी तौर पे जो मनाए जाते हैं। इनमें आप गौर करेंगे तो सोज़खानी है, नौहा है, ज़ारियाँ है, शहादतनामा है। इसके अलावा भी बहुत सारे गीत हैं जो त्योहारों के ताल्लुक़ से वो गाए जाते हैं। इसके अलावा जो गीत गाए जाते हैं वो है पेशावराना अफराद के गीत। वो पेशावर जो किसी न किसी पेशा से जुड़े हुए हैं, वो अपना उस वक्त जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो यकजा होकर के एक साथ काम भी करते हैं और अपने गीत भी गाते हैं। उसी तरह से मेहनत कशों के गीत, जो मेहनत कश हैं, जो मेहनत करते हैं, किसान हैं, खेत में काम करने वाली औरतें हैं, ये सभी काम करते वक्त जैसे धान की रुपाई हो रही है उस वक्त आप देखेंगे कि औरतें मिलजुल करके रुपाई भी करती हैं और गीत भी गाती हैं। तो मेहनत कशों के भी अपने गीत हैं, पेशावरों के भी अपने गीत हैं। इसके अलावा रोमानी गीत भी हैं। सिर्फ यही नहीं कि जो घरेलू ज़िंदगी से रोज़मर्रा से मुताल्लिक़ हैं, ये एक रियासती सतह पे बहुत सारी ऐसे गीत हैं जिनका अपना एक अहम मर्तबा है गीत की तश्कील में, गीत के इर्तिक़ा में। उसमें एक रोमानी गीत भी है और ये रोमानी गीत ये शौहर बीवी के दरमियान भी है और प्रीतम और प्रीत के दरमियान भी है। इस तरह के भी गीत आपको मिलेंगे। इनके अलावा तालीमी गीत भी हैं, एजुकेशनल, तालीम के हवाले से, तरबियत करने के हवाले से भी गीत पाए जाते हैं। मुआशरती गीत भी होते हैं, हुब्बुल वतनी के जज्बे को बेदार करने वाले भी गीत होते हैं, मज़ाहिया भी गीत होते हैं और हर घर में आप देखेंगे कि माँ अपने बच्चे को लोरियाँ सुनाती हैं। लोरियाँ भी गीत की एक शक्ल है। तो इस तरह से मौज़ूआती सतह पे आप देखेंगे बहुत सारे गीत की शक्लें हैं। इनके अलावा जो बहुत अहम बात है कि लोक गीतों को ख़ित्ता, ज़बान और मौज़ूआत की बुनियाद पर भी मुख्तलिफ़ अक़साम में तक़सीम किया जाता है। ख़ुसूसी तौर पे ख़ित्ते की बुनियाद पर, रियासती सतह की बुनियाद पर जो उनकी अपनी शनाख्त है। मसलन बाउल, बीहू, कीर्तन, पहाड़ी गीत, ठुमरी, झूमर, भांगड़ा, गरबा, कोली, लावनी, डांडिया, भटियाली, कव्वाली वगैरह। यकीनन इस लेक्चर में इस पे तफसीली गुफ्तगू नहीं होगी, किसी अगले लेक्चर में इस पे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे कि लोकगीत जो है मौज़ूआती सतह पे, मौसीकी की सतह पे और रक़्स की सतह पे उसकी बहुत सारी क़िस्में हैं जो हम अदा करते हैं और इसका लोक से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। लोक में भी औरतों से ख़ुसूसी तौर पे इनका ताल्लुक़ देखा जा सकता है। तो नाज़रीन, अभी आप लोकगीत के मुताल्लिक़ गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी बातों से बख़ूबी लोकगीत को समझा होगा।
اب اگلی پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔